Hello guys, once again welcome to all of you in your own YouTube channel प्रतीक इंग्लिश क्लासेज। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे पिछले कुछ दिनों से टेंसेस के रेगुलर वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं और अभी तक का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिनिश कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका सीधा मतलब यह होता है कि मतलब वर्तमान यानी अभी के समय में कोई भी काम जो जारी हो यानी कि जो चल रहा हो। बाकी परिभाषा देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन। In this tense, all the activities are happening right now। मतलब यह हुआ कि इस समय में या इस काल में सभी क्रियाएं वर्तमान में हो रही होती हैं। और बाकी देख रहे हैं, हिंदी में भी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप इसमें जो हिंदी का वाक्य आएगा उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए कुछ मतलब शब्द होते हैं जो हमको अंत में देखने रहते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है इस टेंस में हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हमने 3 एग्जाम्पल को लिखा है। पहला एग्जाम्पल, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा हुआ है राम गाना गा रहा है। तो इसमें रहा है लास्ट में आया, क्योंकि हम लोग पहचान में लिखा है रहा है आया। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और दूसरा वाक्य देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है वह परिश्रम कर रहा है, तो यहाँ भी लास्ट में रहा है आया, जिससे ये साबित हो रहा है कि मतलब ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही है। और तीसरा एक वाक्य है जिसमें देख सकते हैं आप, अनन्या एक अच्छी किताब पढ़ रही है, यह लिखा हुआ है। तो इससे यह कन्फर्म हो गया कि यह भी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले के कुछ वीडियोस में बताया था कि मतलब टेंसेस जो आएंगे उसमें सबके सब मिला जुला करके 5 ही टाइप्स होते हैं। जैसे पहला टाइप हो गया अफर्मेटिव, या उसको बोल सकते हैं आप एसर्टिव होता है। एसर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है 2 तरह का। तो पहला अफर्मेटिव जो होता है वो सकारात्मक होता है, मतलब चीज़ें इसमें एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट टाइप होती हैं या कथन कह सकते हैं। और बाकी नेगेटिव में सेम चीज़ रहता है, बस यहाँ क्या होता है कि वाक्य में कहीं ना कहीं आपको नहीं ज़रूर मिलेगा। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि जब भी आप इस तरह के वाक्यों को देखेंगे तो उसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसके जो 2 प्रकार होते हैं, पहला प्रकार है यस नो टाइप, दूसरा है WH टाइप। यस नो टाइप जो रहता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। और जो WH टाइप रहता है वो WH वर्ड से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट के बारे में कुछ डिटेल में ही बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में बताया गया है। देखिए कर्ता तो 2 तरह के होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो नाउन होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे नाउन में किसी का भी नाम ले लीजिए तो वो नाउन रहेगा। जैसे प्रतीक लिखा हुआ है यहाँ, तो ये नाउन है। और दोस्तों यहाँ मैंने पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन जो लिखा है, ये ऑफ के बाद में प्रोनाउन था, बट ये फ़ोन में व्यू करने के कारण ये यहाँ दिखा रहा है। उसके लिए एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम के कितने पर्सन होते हैं। जिसमें देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। उसके बाद अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आते हैं, या और एनी नेम यानी और एनी नाउन एटसेट्रा। ही, सी, इट, दे और एनी नाउन यानी नेम एटसेट्रा। कहने का मतलब ये है ही, सी, इट, दे और किसी का भी नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन में आएगा। अब हम देख लेते हैं कि इनके कुछ केसेस को, प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो रहते हैं उसके हम कारकों को देखते हैं। इसके 3 कारक होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है पजेसिव केस, तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का अगर देखेंगे तो आई का मतलब होता है मैं। पजेसिव केस मतलब कि पजेसिव का मतलब होता है अधिकरण कारक, यानी जिस पे अपना अधिकार जताया जाए। जैसे हमें कोई भी चीज़ कहना है कि यह
यह मेरी किताब है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमको माई लिखना पड़ेगा। तो इसका पजेसिव केस क्या बनेगा? माई। और ऑब्जेक्टिव केस मी है। अब ऑब्जेक्टिव केस का मतलब ये हुआ कि देखिए दोस्तों, जैसे कहीं भी ज़रूरत पड़ी मी का ऑब्जेक्ट के रूप में, जब भी मतलब आई को हम लिखेंगे तो उसको मी ही लिखते हैं। अब बाकी फर्स्ट पर्सन का ही दूसरा वर्ड है वी है, वी उसका मतलब हम होता है। इसका पजेसिव केस आवर का मतलब हमारा, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका सेम आवर ही होता है। और दोस्तों तीसरा जो मैंने लिखा है यू, आप देख रहे हैं यू का मतलब तुम होता है। अब चूँकि यू में पजेसिव केस इसका योर और योर्स दोनों हो सकता है, इसलिए क्योंकि यू सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए नहीं, ये एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका पजेसिव केस योर्स और योर दोनों होता है। हाँ, और रही बात यू के ऑब्जेक्टिव केस की, तो वो यू ही लिखा जाता है। बस वहाँ चीज़ें स्टार्टिंग स्मॉल से होता है और सब सब्जेक्टिव केस में रहता है, तो इसका यूज कैपिटल लेटर से होता है। और बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें ही और सी के बारे में देख सकते हैं आप टेबल में, जिसमें इसका पजेसिव केस जो लिखा हुआ है वो हिज और हर होता है। अब ही जेंडर के हिसाब से अगर कोई मेल है तो ही के लिए हिज का यूज होगा और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और सी के लिए उसका पजेसिव केस हर होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इट का देख लेते हैं। इट जो है, इट का जो पजेसिव केस होता है उसे इट्स लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव केस इट मिल जाता है। तो दे का सब्जेक्टिव केस दे ही रहेगा, और पजेसिव केस जब देखेंगे तो वो हमारा जो बनेगा वो दियर होगा और ऑब्जेक्टिव केस देम होगा। चलिए देखते हैं, इसमें एक नोट लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में तो सब बता दिया, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा और कौन सा केस यानी कारक यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ नोट लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है किसी व्यक्ति का नाम होने पर उसी के अनुसार प्रोनाउन एवं उसका केस यानी कारक चुनेंगे। जैसे अगर कोई जेंडर मतलब कोई मेल है, एक ही व्यक्ति है, जैसे राम है तो राम के लिए हम ही को सब्जेक्टिव केस उसका ही रहेगा, पजेसिव केस हिज का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ करेंगे। और मान लीजिए कि कोई लड़की है, जैसे एंजल ही है नाम किसी का, तो उनके लिए सी का प्रयोग करेंगे सब्जेक्टिव केस में, और पजेसिव में हर का और ऑब्जेक्टिव में भी हर का ही। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसमें हम रूल्स को देखेंगे अपने कि वाक्य में किन किन नियमों का प्रयोग किया जाएगा। जिसमें से पहला नियम आपको दिख रहा होगा कि आई के साथ सदैव इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है सभी एक वचनकर्ता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता सबको पता है दोस्तों, मतलब जहाँ भी किसी एक व्यक्ति की बात रहेगी वो एक वचनकर्ता। और तीसरा रूल हमारा जो है सभी बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब एक से अधिक, जैसे ही एक से अधिक हुआ तो वो प्लूरल माना जाएगा। तो यहाँ पे उसके साथ में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। अब देखते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स को, जो कि लगभग ये कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है अगर तो लगभग सब में कॉमन ही रहता है। आप देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग एक ही तरह होता है। हमारा पहला जो सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल है उसमें देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि अफर्मेटिव का है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर में से किसी एक को चूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार। फिर जो हमें वाक्य में अपनी मुख्य क्रिया दिखेगी उसके पहले रूप में आईएनजी को ऐड करेंगे और उसके बाद हम अपने उस वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिखेंगे। और हम दूसरे रूल को देख सकते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी कि वाक्य में जो जैसे इसमें क्या होता है काम जारी रहता है, तो काम को करने वाला जो व्यक्ति रहता है उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता यानी डूअर। और इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, तो ये चीज़ें चाहे क्रिया मैंने आपको बताया कि इनमें से हमको इन तीनों में से कोई एक चूज करना रहेगा अकॉर्डिंग टू और सब्जेक्ट। फिर यहाँ नेगेटिव का रूल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अफर्मेटिव का हो गया नेगेटिव, यहाँ यही रहेगा
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इज एम आर के बीच में नॉट का यूज होगा। बाकी सारा का सारा सेम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टाइप जिसमें लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग जो होगी वो इज एम आर से ही होगी। उसके बाद हम इज एम आर में से मतलब स्टार्टिंग में किसी को चूज़ करेंगे, लेकिन वो कैसे चूज़ करेंगे? अपने सब्जेक्ट के अनुसार। हाँ देखिए दोस्तों, मैं ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। मैं हर जगह सब्जेक्ट भी इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चूज़ करने में लोगों की गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर मुख्य क्रिया जो हिंदी वाक्य में रहेगी उसकी इंग्लिश कह सकते हैं, और यानी उसका जो इंग्लिश रहेगा वही उसका फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसमें ING ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। WH वर्ड में देखिए दोस्तों, जो WH टाइप का होता है उसमें पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में तीनों में से इज एम आर में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट यानी कि करता है जो काम करता है उस व्यक्ति की जिक्र की जाती है। उसके बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप में ING ऐड करते हैं, फिर हम लास्ट में एकदम जाकर के कर्म लिखते हैं। उसके अलावा अगर उस मान लीजिए वाक्य में कोई टाइम वाइम दिया है तो वो इसके बाद लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और पांचवा जो टाइप है वो है, ये भी WH वर्ड का है, लेकिन ये WH नेगेटिव है। WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें सेम चीज़ ऐसे रहेगा, बस केवल यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट का जिक्र होगा। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड होता क्या है दोस्तों? जैसे वाट हो गया, हु हो गया, व्हिच हो गया, whom हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, ये सारे इत्यादि, मतलब ये सारे जो वर्ड होते हैं सब WH टाइप में आते हैं। अब बाकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर चूज़ करना रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ नॉट लगा देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म में ING, वो इसका इस टेंस में हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का ही यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिसके बारे में बात की जाएगी वो कर्म होगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यहाँ, अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, और जो मैंने आपको ऊपर जो फार्मूले 5 बताए उसको अप्लाई करके हम इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा इस चीज़ को। देखिए जैसे इस पर पहला वाक्य मैंने लिखा है, यूट्यूब पर आजकल खान सर की चर्चा काफ़ी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, इस वाक्य को हम दो तरह लिख सकते थे, क्योंकि हमको अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट में है खान सर की चर्चा, तो या तो हम इसको लिखते द डिस्कशन ऑफ खान सर, एक तरीका ये, और दूसरा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है खान सर्स डिस्कशन। ओके दोस्तों, तो सब्जेक्ट हम पिक करेंगे पहले, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि चर्चा सिर्फ एक ही व्यक्ति की हो रही है, खान सर एक अकेले हैं, एक से नहीं, इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे। और रही बात हो रही है, तो होने के लिए वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है या गेट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम बीइंग या गेटिंग में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो कि मैंने यहाँ गेटिंग लिखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये ज़्यादा बेटर है। और बाकी काफ़ी हो रही है, मच वायरल ऑन, कहाँ पे हो रही है? यूट्यूब पे, तो इसलिए हमने ऑन प्रीपोजिशन को लिया, फिर यूट्यूब लिखा, और मैंने यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाक्य में समय भी दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अलावा अगर और भी कुछ आएगा तो उसको एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो समय आजकल है, तो आजकल की इंग्लिश जो होती है वो नाउ ए डेज होती है, इसलिए इस तरह से ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है आर्यन खाना नहीं खा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस है कि हमारा इसमें जो काम नहीं करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आर्यन है, वही सब्जेक्ट है, तो पहले आर्यन को लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आर्यन सिंगुलर है तो इसलिए इस का प्रयोग करेंगे, और नहीं आया नॉट रूल के हिसाब से। और खा रहा है, काम क्या हो रहा है? खाने का, वो खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट, और ईट यानी उसका जो मुख्य क्रिया हुई ईट हुई, उसमें ING का यूज़ करेंगे तो ईटिंग होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ईटिंग लिखा हुआ है। और क्या मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले ही कि हमको जब भी अपने वाक्य में, हिंदी वाक्य में कर्म को पता करना होगा तो उसमें हम क्या या किसे से प्रश्न कर लेंगे, किसको से, तो हमें अपना कर्म मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम अगर प्रश्न करें कि आर्यन क्या नहीं खा रहा है? खाना नहीं खा रहा है, जवाब में मिला खाना, तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में खाने की इंग्लिश लिखेंगे फूड, जैसा कि इसका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ आर्यन इज नॉट ईटिंग फूड। तीसरा वाक्य है दोस्तों, चलिए देखिए, क्या आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं? तो इसको
दोस्तों आपको अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए, जैसे ये क्या है कि इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हाँ, नहीं कर रहे हैं तो ना। इसलिए इसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे इस तरह करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बोला आप लोग, यानी कि कई सारे लोग, एक व्यक्ति की तो बात की नहीं जा रही है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और फिर सब्जेक्ट की बारी आई तो आप लोग, यू, आपके लिए यू, लोग के लिए पीपल। और देखिए दोस्तों, यहाँ पीपल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम आर यू से भी काम चला सकते हैं या ऑल का भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी पीपल सेंटेंस में है, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वर्ब सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब में आईएनजी ऐड किया, सब्सक्राइबिंग हो गया। और मेरे, माई, किसको, यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क करना रहेगा, जो कि हिंदी वाक्य में भी था, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसी को लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगाया गया है। और दोस्तों जैसा हम अपना चौथा वाक्य देखें अगर, तो इसमें लिखा हुआ इस समय बारिश क्यों हो रही है। तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, क्यों यानी WH से स्टार्टिंग है, इसमें क्यों आया हिंदी वाक्य में, तो और क्यों की इंग्लिश होती है वाई, इसलिए वाई हम लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू रूल हेल्पिंग वर्ब, तो बारिश की बात की जा रही है जो कि एक ही मौसम है, इसलिए यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि ऐसे वाक्यों में जिसमें कोई कर्ता के लिए कोई वर्ड नहीं होता, वहाँ पे इट या देयर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ बारिश है, बारिश की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो वाई इज़ इट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, ये क्रिया है, तो रेनिंग लिख दिए। बाकी इस समय के लिए एट दिस टाइम इंग्लिश होती है, आप सबको पता होगा। तो दोस्तों ये चौथा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आप लास्ट में देख रहे हैं, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी और इंग्लिश दोनों वाक्यों में लगा हुआ है। और पांचवा वाक्य जो हमारा है, तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो, तो इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए दोस्तों, कौन सी या किस के लिए जो WH वर्ड में जो उसकी जो इंग्लिश होती है वो व्हिच होती है, अगर वो नॉन लिविंग है तो। और किताब सबको पता है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हम पहले व्हिच से स्टार्टिंग करेंगे। फिर आई बात व्हिच, जैसे यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा बना क्या है, किताब है, तो हम सब्जेक्ट को पिक करेंगे बुक, किताब की इंग्लिश बुक। और अब चूँकि मैं तुम लिखा हूँ, यानी तुम इस वाक्य में लिखा हुआ है, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है, तो आर हो गया। और यू, तुम की इंग्लिश यू, बाकी रीड में आईएनजी लगाए तो रीडिंग, तो इसका ट्रांसलेशन जो बना दोस्तों, व्हिच बुक आर यू रीडिंग। चलिए दोस्तों, अब हम अपने छठवें वाक्य को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शुभम कुर्सी पर बैठा है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको पहचानने में क्या बताया था कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन क्या आपको इस वाक्य में कहीं रहा है या रही है या रहे हैं शब्द दिख रहे हैं? नहीं। फिर आप लोगों के मन में ये बात ज़रूर आई कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे आया, या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कैसे हुआ। अब चूँकि दोस्तों बैठने का जो काम है वो अभी जारी है, वर्तमान में हो रहा है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रखा जाता है और रखा जाएगा। और इसका ट्रांसलेट भी हम करेंगे उसी हिसाब से। शुभम सब्जेक्ट है, शुभम लिखेंगे, एक वचन है इज लिखेंगे, बैठा, बैठने की इंग्लिश सीट होती है, आप सबको पता होगा, और सीट में आईएनजी लगाएंगे। देखिए दोस्तों, सीट कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें आईएनजी लगाने के पहले उसको डबल कर दिया जाता है, राइट हो गया, ऐसे सीट हो गया, तो सीट में हम SITTING सीटिंग लिखेंगे। और बैठा है, किस पे बैठा है, कुर्सी पर, तो पर की हक के लिए पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे ऑन, फिर कुर्सी की इंग्लिश द चेयर लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो ट्रांसलेशन बना दोस्तों वो यह हुआ, शुभम इज सिटिंग ऑन द चेयर। चलिए दोस्तों, सातवां सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है वे लोग गाना सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, वे लोग के लिए हम दे का यूज़ करेंगे, पीपल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे ऑलरेडी प्लूरल को दर्शाता है, और प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया गया। और सुनने का काम हो रहा है, तो सुनने की इंग्लिश सबको पता है, लिसन होती है, तो इसलिए हम लिसन में आईएनजी लगाएंगे, लिसनिंग हो गया। और क्या सुन रहे हैं, गाना, तो अ सॉन्ग कंप्लीट, ये सेंटेंस हो गया दोस्तों। अब चलिए देखते हैं आठवें वाक्य को दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है तुम ईमानदारी से परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसका अगर किसी को ट्रांसलेशन करना हो, देखिए दोस्तों, इसमें क्यों से बीच में क्यों आया है,
यही हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है। और जैसा अगर वाक्य में आपको प्रश्नवाचक शब्द कहीं भी दिखता है तो उसकी पहले इंग्लिश लिखी जाएगी सबसे पहला काम। तो क्योंकि इंग्लिश वाई सबको पता है दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता है तो इस चीज़ को याद कर लीजिए। वाई को पहले हमने पिक किया, फिर यहाँ तुम की बात की जा रही है, हमारा सब्जेक्ट तुम है। यू, और यू के लिए सबको बताया है मैंने दोस्तों पहले ही कि आर का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब पहले आर लगा दिया। वाई अकॉर्डिंग टू रूल पहले WH वर्ड आना चाहिए तो वाई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए तो आर हो गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए वो तुम यानी यू हो गया। और इस वाक्य में नहीं आया है इसलिए नॉट लिखेंगे। बाकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। परिश्रम करना, परिश्रम करने की इंग्लिश सबको पता है मित्रों की, वर्क हार्ड होता है इसकी इंग्लिश, और उसमें ING जब लगाएंगे तो हमारा ये टेंस फॉर्मेशन होगा, इसलिए वर्किंग हार्ड लिखा है मैंने, देख लीजिए दोस्तों। बाकी इसमें एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, इसमें ईमानदारी से आया है, इसमें टाइम तो नहीं आया है लेकिन तरीका आया है। किस तरीके से मैंने लिखा, तो ईमानदारी से। परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं, अगर ये ईमानदार होता तो ये एडजेक्टिव होता, लेकिन ईमानदारी है इसलिए ये एडजेक्टिव की क्वालिटी को बता रहा है, ये एडवर्ब है। और एडवर्ब लास्ट में लिख देंगे हम दोस्तों उसके इंग्लिश। ईमानदारी से का इंग्लिश हो गया ऑनेस्टली। तो इसका जो कंप्लीट ट्रांसलेशन हुआ दोस्तों वो रहेगा, वाई आर यू नॉट वर्किंग हार्ड ऑनेस्टली। हाँ दोस्तों, ऑनेस्टली देखिए तो ये शब्द है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते हैं हानेस्टली, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यस को साइलेंट माना जाता है। बाकी 9वां वाक्य देखिए दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है हम सब आधुनिक हो रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा हमारा, इसमें जो करता है वह है हम सब, तो वी ऑल, और हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की बात की जा रही है तो आर का प्रयोग। क्या हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं। आधुनिक इंग्लिश सबको पता है दोस्तों मॉडर्न होता है, जिसमें अगर हम ING लगाएंगे तो जाकर के ये मॉडर्नाइजिंग बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो वी ऑल आर मॉडर्नाइजिंग। फिर 10वां वाक्य देखते हैं दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ है क्या यूपी सरकार सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रोन्नति प्रदान कर रही है। तो इसमें हमारा जो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, और चिन्ह भी लगा हुआ है लास्ट में। तो इसमें क्या से स्टार्टिंग है, इसीलिए हम जो है पहले यूपी सरकार, एक ही राज्य के सरकार की बात की जा रही है इसलिए इज लगाएंगे। फिर यूपी सरकार की इंग्लिश यूपी गवर्नमेंट। प्रोन्नति प्रदान करने की इंग्लिश होती है प्रमोट, और उसमें ING लगाएंगे तो हम देखिए दोस्तों, वैसे जो प्रमोट होता है PROMOTE लिखा जाता है, लेकिन जब इस वर्ड में ING का यूज होता है तो उसमें से ई को हम हटा देते हैं, तो इसका जो स्पेलिंग हुआ वो PROMOTING बना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रमोटिंग हो गया। अब दोस्तों यहाँ हमें अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, वो लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, विश्वविद्यालय के छात्रों को, तो लिखेंगे दोस्तों टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो दोस्तों यहीं पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। मैंने आपको इस टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी दोस्तों अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और बाकी अपने आप से कुछ वाक्य बनाने के काबिल होंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे। और दोस्तों किताबों में ढूंढ करके या कहीं भी कोई भी इस टेंस से रिलेटेड आपको जो सेंटेंस मिले उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ ले रहे हैं और आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। और आखिरी बात में वह यह है मित्रों की धन्यवाद आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।